नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना उत्तर प्रदेश। मैं हूं आपके साथ सचिन चौहान। सियासी तौर पर देश के सबसे बड़े राज्य यानी कि उत्तर प्रदेश में लोकसभा चुनाव के बाद अब सबकी निगाहें 10 सीटों पर होने वाले उपचुनाव पर टिकी हैं। यह रिपोर्ट आप देखिए, इस पर चर्चा भी करेंगे। उपचुनाव की परीक्षा, कौन होगा पास? चुनावी तैयारी, कौन किस पर पड़ेगा भारी? उपचुनाव, योगी सरकार कितनी तैयार? अखिलेश राहुल की जोड़ी फिर दिखाएगी कमाल? चुनाव दर चुनाव मिल रही जीत के बाद उत्साह के घोड़े पर सवार बीजेपी को 2024 के लोकसभा में उत्तर प्रदेश में खराब नतीजों का सामना करना पड़ा। वहीं दूसरी तरफ जबरदस्त नतीजों के बाद समाजवादी पार्टी में उत्साह है। अब दोनों ही दल के नेताओं के बीच जुबानी जंग जारी है। विधानसभा की 10 सीटों पर उपचुनाव को लेकर जोर आजमाइश शुरू हो गई है। उत्तर प्रदेश की 10 विधानसभा सीटों पर होने वाले उपचुनाव को यूपी चुनाव 2027 का सेमीफाइनल के तौर पर देखा जा रहा है। तो ऐसे में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस उपचुनाव को प्रतिष्ठा से जोड़कर देख रहे हैं। इसीलिए भारतीय जनता पार्टी सभी 10 सीटों पर जीत की रणनीति तैयार कर रही है। सीएम योगी ने मंत्रियों की कमेटी बनाकर उन्हें विधानसभा सीटों पर जीत की रणनीति तैयार करने के निर्देश दिए हैं। किस विधानसभा सीट पर किन मंत्रियों को मिली जिम्मेदारी? मीरापुर सीट पर अनिल कुमार, सोमेंद्र तोमर, केपी मलिक को मिली जिम्मेदारी। कुंद्र की विधानसभा सीट पर धर्मपाल सिंह, जेपीएस राठौर, जसवंत सैनी और गुलाब देवी को मिली जिम्मेदारी। गाजियाबाद सीट पर सुनील शर्मा, ब्रिजेश सिंह, कपिल देव अग्रवाल को मिली जिम्मेदारी। खैर सीट पर लक्ष्मी नारायण चौधरी और संदीप चौधरी को मिली जिम्मेदारी। करहल सीट जयवीर सिंह, योगेंद्र उपाध्याय, अजील पाल सिंह को मिली जिम्मेदारी। सिसामऊ सीट सुरेश खन्ना और नितिन अग्रवाल को दी गई जिम्मेदारी। फूलपुर सीट राकेश सचान, दयाशंकर सिंह को मिली जिम्मेदारी। मिल्कीपुर सीट सूर्य प्रताप शाही, मयंकेश्वर सिंह, गिरीश यादव, सतीश शर्मा को मिली जिम्मेदारी। कटहरी सीट स्वतंत्र देव सिंह, संजय निषाद, दयाशंकर मिश्र को जिम्मेदारी दी गई है। मंझवा सीट अनिल राजभर, आशीष पटेल, रविंद्र जायसवाल, रामकेश निषाद को जिम्मेदारी दी गई है। तो वहीं लोकसभा चुनाव में बीजेपी को पछाड़ने के बाद विधानसभा उपचुनाव में जीत दर्ज कर विपक्ष अपना मोमेंटम बरकरार रखने की कोशिश करेगा। हालांकि उपचुनाव को लेकर विपक्षी गठबंधन इंडिया के सहयोगी समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के बीच सीटों को लेकर दावेदारी शुरू हो गई है। जानकारी के मुताबिक समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के बीच भी डील फाइनल मानी जा रही है। हालांकि इन दोनों पार्टियों की तरफ से अभी सीटों के बंटवारे को लेकर कोई भी ऑफिशियल बयान सामने नहीं आया है। फिर भी माना जा रहा है कि सपा कांग्रेस गठबंधन लोकसभा चुनाव के प्रदर्शन के आधार पर ही उपचुनाव में उतरेगा। इस आधार पर उत्तर प्रदेश उपचुनाव की 10 सीटों में से सपा 8 और कांग्रेस 2 सीटों पर चुनाव लड़ सकती है। यूपी में लोकसभा चुनाव के बाद अब सभी की निगाहें 10 सीटों पर होने वाले उपचुनाव पर टिकी हुई है। एक तरफ जहां जबरदस्त नतीजों के बाद समाजवादी पार्टी में उत्साह है, तो वहीं बीजेपी के विजय रथ को झटका लगा है। अब देखना ये होगा कि अखिलेश और राहुल की जोड़ी का मैजिक बरकरार रहेगा या बीजेपी उस मैजिक को खत्म कर पाएगी। स्पेशल डेस्क, जनता टीवी। तो देखिए 10 सीटों पर ये उपचुनाव होने हैं, इसी पर विस्तार से हम चर्चा भी करेंगे। कुछ खास मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं। कृष्ण मोहन पांडे बीजेपी प्रवक्ता हैं, इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर बने हुए हैं। कृष्ण मोहन पांडे जी, स्वागत है आपका जनता टीवी में। जी नमस्कार। कृष्ण मोहन पांडे जी, 10 सीटों पर उपचुनाव होना है, तैयारियां कैसी चल रही हैं? क्योंकि इस बार ये बहुत
अग्नि परीक्षा से कम नहीं है लोकसभा परिणाम आने के बाद से? देखिए, भारतीय जनता पार्टी की चुनावी तैयारियां सदैव रहती है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता 365 दिन और 24 घंटे जनता के बीच में रहता है, उसके दुख सुख के साथ जुड़ा रहता है, जो जनता की समस्या होती है उसको सुनता है, पूर्ण करने का प्रयास करता है। हम उसको सरकार में प्रयास नहीं रहते हैं, तो भारतीय जनता पार्टी उसको ठीक जहाँ तक उपचुनाव की बात है तो ये उपचुनाव भारतीय जनता पार्टी सारी की सारी सीटें जीतेंगी। उसके पीछे कारण है कि आपने जो कहा कि ये अगली बात है, आपके ढेर सारे नए नए शब्द कर देती है लोग। भारतीय जनता पार्टी एक बार चुनाव में डिफीट कुछ सीटों पर, उसके पीछे कुछ सामाजिक तत्कालीन कारण रहे, और वो कारण जो कि जनता को झूठ बताया गया कि भारतीय जनता पार्टी आने के बाद से संविधान समाप्त कर देगी, रिजर्वेशन समाप्त कर देगी, जबकि संविधान का सर्वाधिक संरक्षण किसी ने किया है तो भारतीय जनता पार्टी ने किया है। रिजर्वेशन का सर्वाधिक संरक्षण किसी ने किया तो भारतीय जनता पार्टी ने किया, और उसका प्रत्यक्ष उदाहरण ये है कि जब इस देश का प्रधानमंत्री संसद में जाते हैं तो सबसे पहले संविधान को प्रणाम करते हैं। इस देश में ओबीसी की रिजर्वेशन की बात कर ली जाए। ठीक है कृष्णमोहन पांडे जी, आपके पास में आऊंगा, क्योंकि जिस तरह जो आप बातें बोल रहे हैं, आरोप ये भी लग रहे हैं कि इन्हीं बातों के आधार पर ही जनता नाराज थी, जो लोकसभा में जो परिणाम सामने आए वो मन मुताबिक नहीं आया। आपके पास मैं आऊंगा, मनोज यादव भी हमारे साथ बने हुए हैं, सपा के स्पोक्स पर्सन हैं। मनोज यादव जी, लोकसभा का परिणाम सामने आया, उसमें आपकी बहुत अच्छी परफॉर्मेंस रही है, समाजवादी पार्टी के एक मजबूत विपक्ष के तौर पर आप उभर कर सामने आए। अब जो 10 सीटों पर बाय इलेक्शन होना है, असेंबली इलेक्शन की मैं बात कर रहा हूं, उसको लेकर क्या तैयारियां आपकी चल रही हैं, कितनी मजबूती के साथ आप आगे बढ़ रहे हैं? मनोज जी। समाजवादी पार्टी की 10 सीटों में 5 विधानसभा की सीटें थी। आने वाले उपचुनावों में समाजवादी पार्टी 10 में सबसे ज्यादा सीटें जीतने जा रही। मैं अभी नंबर ऐलान इसलिए नहीं कर सकता क्योंकि जब तक आचार संहिता न लग जाए, सीटों का वितरण न हो जाए, सामने कौन लड़ेगा, हमारी तरफ से कौन प्रत्याशी होगा, तब तक आकलन करना थोड़ा सा एक जिम्मेदार कार्यकर्ता के लिए आसान नहीं होता। वैसे भाजपा में तो 10 की 10 आप पूछ लीजिएगा, वो 10 की 10 जीत रहे हैं आज की डेट में, तो वो उस तरह का बयान नहीं। लेकिन हाँ, समाजवादी पार्टी का बेस्ट परफॉर्मेंस होगा, 10 में हमारा प्रतिशत सबसे ज्यादा होगा, हम सबसे ज्यादा सीटें जीतेंगे, इसमें गौरव नहीं है। और वो जीतने का कारण ये है कि उत्तर प्रदेश की जनता मौजूदा सत्ता से नाराज है। बहुत सारे लोगों को ये नहीं पता था, शायद हमारी सीटें तब 43 ना आती गठबंधन की, तब तो हमारी सीटें आती 73। जी। अगर ये पता होता जनता को उत्तर प्रदेश की कि समाजवादी पार्टी ने हराए, बीजेपी को पूरी तरीके से उत्तर प्रदेश में हराने जा रहा, तो अब तो जनता को भी विश्वास हो गया कि बीजेपी को हराया जा सकता है। बीजेपी की कारगुजारियां भी लगभग एक्सपोज हो चुकी है जनता की नजर में, तो निश्चय ही समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश बेहतर प्रदर्शन करेगी। ठीक है कृष्णमोहन पांडे जी, मनोज यादव कह रहे हैं कि समाजवादी पार्टी बेहतर प्रदर्शन करेगी इन 10 सीटों पर, और आप कह रहे हैं कि जो तमाम विपक्षी पार्टियां हैं वो जनता को गुमराह करने का काम करती हैं। लेकिन अब जो ये इलेक्शन होने हैं, बाय इलेक्शन, ये तो एक अग्नि परीक्षा से कम नहीं है योगी सरकार के लिए। देखिए, एक बात स्पष्ट कर दूं कि काट की हाड़ी बार बार नहीं चढ़ती है, एक कई बार चढ़ती है और जल के भस्म हो जाती है। इनका झूठ एक बार चल गया, जनता ने उसको देख लिया, महसूस कर लिया, और जिस तरह से इनके परिणाम आने के बाद से इनके कार्य पर बदलाव आया है, देश की जनता ने महसूस कर। उत्तर प्रदेश में किस तरह से ये सड़कों पर आके गुंडई करने लगे, किस तरह से गोलियां चलने लगी, किस तरह से ये लोग अपराधियों को समाप्त करने लगे, सनातन परंपरा को समाप्त करने की बात करने लगे, जो चुनाव पूर्व ये करते रहे हैं। अब लोगों ने इसको देख लिया, अब जनता महसूस कर ली है कि ये आएंगे तो अराजकता होगी, ये जीतेंगे तो प्रदेश में गुंडई होगी, ये जीतेंगे तो प्रदेश भ्रष्टाचार की देश चलेगा। देखते हुए प्रसन्न होकर भारतीय जनता पार्टी पर विश्वास कर रही है, सीटें जीत रहे हैं, उसके जनता ने महसूस कर लिया है कि आप। ठीक है कृष्णमोहन पांडे जी, आपके पास मैं आऊंगा। मनोज यादव जी सवाल उठ रहे हैं, वो कह रहे हैं कि जनता को गुमराह करने का काम आपने किया है, और ये बात भी वो कह रहे हैं कि देखिए वो लोकसभा चुनाव था, ये विधानसभा चुनाव का बाय इलेक्शन है, मुद्दे अलग होते हैं, और इसमें 10 की 10 सीटों पर जीत का दावा कर रहे हैं वो। हम हरियाणवी अब पंचायतों में 50% महिलाओं को चुनते हैं। हमारा हरियाणा नॉन स्टॉप हरियाणा। आपके सोने का पतीला अयोध्या वाला भी बार बार नहीं चढ़ने जा रहा है।
एक बार चढ़ाए तो थे बना के, उसके पतीला पीतल हो गया सोने वाला। तो आपका जो सोने का पतीला है ना, वो उत्तर प्रदेश की जनता और देश की जनता को भी लगभग पता हो गया। तो आप ये सोचिए, आप जो डर दिखा रहे हैं जनता को, सत्ता तो आपकी है, मुख्यमंत्री आपका, 10 सीटें हारो चाहे जीतो, योगी आदित्यनाथ के मुख्यमंत्री पे तो कोई असर पड़ने वाला नहीं। लेकिन आप भूमिका बना रहे हो, आएंगे तो गुंडाई करेंगे तो वो करेंगे। क्या विपक्ष मुक्त सत्ता चाहते हो क्या? या सवाल सुनने की क्षमता नहीं है मौजूदा सत्ता और बीजेपी के प्रवक्ताओं? यही दुर्भाग्यपूर्ण है, यही लोकतंत्र है, यही संविधान पे खतरा है कि विपक्ष सवाल भी जहाँ तक बात है तो आपने बैठे हुए हैं, इस बात को जनता ने पीतल का हो गया, पीतल खा रहा है और पीतल का हो गया। आवाज नहीं अच्छी आ रही है, आज झूठ बोल रहे हैं। भगवान राम ने आपका इंटरनेट एक ढंग से पता है कि अयोध्या में यदि आज मंदिर का निर्माण हुआ है तो भारतीय जनता पार्टी का और उसके सहयोग से हुआ है। और दूसरी बात, आप इस देश में संविधान को तोड़ने वालों के साथ खड़े हैं। 75 में जो इमरजेंसी लगी थी, इस देश में जेल जाने वाले जो लोग थे और भेजने वाले जो लोग थे, उनके साथ आप खड़े हैं, और जो गए थे इमरजेंसी में जेल, उनके विपक्ष में खड़े हैं। संविधान में की संकल्पना को, संविधान की प्रस्तावना को समाप्त करने वालों के साथ आप खड़े हैं, ये देश की जनता देख रही है। रिजर्वेशन को जिस व्यक्ति ने सर्वाधिक समय तक रोक के रखा, रिजर्वेशन को जिन्होंने घाटे पहुंचाए, उनके साथ आप खड़े हैं। ठीक है कृष्णमोहन पांडे जी, लेकिन मेरा एक और सवाल आपसे है, उपचुनाव से पहले सरकार संगठन एक साथ है या फिर अभी भी कुछ उथल पुथल मची हुई है अंदर खाने? साहब, ये चुनावी लोगों के ये समय समय पर स्टंट उठाने वाले लोग हैं। विपक्ष द्वारा अपनाया गया एक ये प्रोफार्मा है। भारतीय जनता पार्टी संगठन की का दल है, संगठन से सरकार का निर्माण होता है, संगठन से ऊपर ये संगठन के द्वारा ही सरकार का निर्माण होता है। नहीं तो फिर ये क्यों कहना पड़ा कि जो संगठन है वो सरकार से बड़ा होता है? हर कार्यकर्ता के दर्द को मैं समझता हूँ, डिप्टी सीएम को ये क्यों कहना पड़ा? उन्हें इस बात को मैं कहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी संगठन और कार्यकर्ताओं की पार्टी है, और संगठन तो ऊपर ही है, और उसी संगठन से सरकार बनता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और भारतीय जनता पार्टी का अपना जो स्टैंड है वो कन्फर्म है कि भारतीय जनता पार्टी के संगठन से ही सरकार का निर्माण हुआ है, और संगठन जो आज चल रहा है वो भारतीय जनता पार्टी के प्रतिनिधित्व से चल रहा है। अच्छा, ठीक है। मनोज यादव जी, जिस अलायंस की आप बात कर रहे हैं, उस अलायंस का जादू सिर्फ लोकसभा तक चला है, ये बातें लगातार कही जा रही हैं, क्योंकि ये विधानसभा का बाय इलेक्शन है। ये जो मिलकर काम करना और जिस अलायंस की आप बार बार बात कर रहे हैं कि दो जो जोड़ी है अखिलेश यादव और राहुल गांधी की, वो कमाल कर पाएगी, लग रहा है आपको? क्योंकि इससे पहले भी ये जोड़ी पहले भी आई थी, वो ज्यादा कमाल नहीं कर पाई विधानसभा चुनाव में। कल क्या होगा ये किसी ने नहीं देखा। राजनीति हमेशा अनिश्चितताओं का खेल रहता है। राजनीति में कभी जीत और कभी हार नहीं, लेकिन हर राजनीतिक दल और उसके कार्यकर्ता अपना एक मोमेंटो बनाए रखते हैं कि किस तरह जनता में अपना विश्वास जगाया जाए। मौजूदा सत्ता जो है, कभी संगठन सरकार की बात कर रही है तो संगठन झंझना रहा है, मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के भनमना रहे हैं, दोनों आपस में टकरा रहे हैं, और उसकी टकराहट के कारण उत्तर प्रदेश का बेड़ा नहीं। मनोज यादव जी वो कह रहे हैं अब सब कुछ सामान्य हो चुका है, उन्होंने तो जिम्मेदारियां तक बांट दी है कि यहाँ यहाँ आपकी ड्यूटी लगी है, मिलकर काम कर रहे हैं। सामान्य हो चुका है साथी, तो कहते थे कि कोई झगड़ा ही नहीं, और अब कह रहे हैं अब झगड़ा समाप्त हो चुका है, यानी कि बीजेपी की किसी भी बात पे विश्वास नहीं किया जा सकता। अच्छा, हम लोग सवाल पूछते थे कि आपस में टकराहट है, तो कहते थे नहीं, ऑल इज वेल है, ऑल इज वेल है। अब पता नहीं कैसे वेल कुआं बन गया, अभी तक तो वेल अच्छा वाला था। तो ये समझना पड़ेगा, ये अंधेरा कुआं। मेरा यही कहना नहीं मनोज यादव जी, ये छोटी मोटी खटपट तो समाजवादी पार्टी में भी रही है, परिवार में कई बार बिखरा हुआ, फिर एक साथ नजर आए, मंच पर भी लोगों ने देखा। नहीं तो हमारी पार्टी में नहीं है तो फिर वो हमारा इंटरनल मैटर था। हम सत्ता में जब थे तो हमसे सवाल पूछे जाते थे, अब तो हम विपक्ष में। सत्ता को उत्तर प्रदेश चलाना, और उत्तर प्रदेश की जनता को तभी आराम मिलेगा, तभी सुकून मिलेगा जब सरकार ढंग से चलेगी। खटपटाहट में तो नुकसान होगा ना, टकराहट में तो नुकसान होगा उत्तर प्रदेश की जनता का। इसलिए हम विपक्ष की जिम्मेदारी का निर्वहन कर रहे हैं। ठीक है ना, बड़ी विपक्ष सत्ता में बैठे बीजेपी के लोग आपस में लड़े हैं, झगड़ा खुपड़ी फोड़े, हमसे क्या मतलब भाई। लेकिन सरकार तो सुचारू रूप से चले,
ठीक है, जवाब ले लेते हैं। कृष्ण मोहन पांडे जी, जवाब दीजिए। हेलो, कृष्ण मोहन पांडे जी, आपको मेरी बात मिल पा रही है सर? हाँ जी 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 सर, जवाब दीजिए। मनोज यादव ने कहा है कि सरकार तो अच्छे से चले, ये आपस में कितना भी लड़े, लेकिन सरकार अच्छे से चलनी चाहिए। वो कह रहे काम नहीं हो रहा है। सरकार खूब बेहतर ढंग से चल रही है और काम भी हो रहे हैं। ये वही उत्तर प्रदेश था जो अपराधियों का, भ्रष्टाचारियों का, दंगाइयों का उत्तर प्रदेश था, जहाँ पे इन्वेस्टमेंट के नाम पे शून्यता थी और जो उत्तर प्रदेश में काम कर रहे थे वो छोड़ के अपना बेरोजगार समेट के भाग रहे थे। परंतु आज वही उत्तर प्रदेश है जहाँ पे भ्रष्टाचार मुक्त, अपराध मुक्त और सर्वाधिक इन्वेस्टमेंट लाने वाला प्रदेश देश का दूसरा राज्य है। नहीं, लेकिन कृष्ण मोहन पांडे जी, अभी हाल फिलहाल जो हादसा हुआ हाथरस में, बाबा भोले वाला, वो भी नहीं भूलना चाहिए, वो भी उत्तर प्रदेश में हुआ। इतने ज्यादा जिले बाढ़ की चपेट में हैं, वो भी उत्तर प्रदेश में हो रहा है। सवाल तो उस पर भी उठ रहे हैं। आपको एक बात का देखिए, प्राकृतिक आपदाएं हैं। इन प्राकृतिक आपदाओं से मानवीय बस नहीं है, हम उससे बेहतर प्रयास कर रहे हैं, उसको ठीक कर रहे हैं। बाढ़ है तो बाढ़ में अधिक से अधिक सहयोग की भावना से हम आगे बढ़ रहे हैं, उत्तर प्रदेश काम कर रही है। परंतु यही समाजवादी पार्टी और जब कांग्रेस पार्टी दोनों लोग साथ आए तो यही अखिलेश जी ने उत्तर प्रदेश में आज ये कांग्रेस बड़ी चालू पार्टी है, इसको वोट मत करना, इसमें विश्वास मत करना। आज दोनों एक हो गए, निश्चित तौर पर ये जब तक इनके लाभ है साथ है, अन्यथा आने वाले समय जूतम पैदा। ठीक है, चलिए छोटा सा रिएक्शन ले लेते हैं मनोज यादव का। मनोज यादव जी, फाइनल कमेंट सर आपका। बहुत छोटा सा जवाब है। अभी आपने संगठन की बात की तो अभी मैं टीवी चैनल पे ही था, किसी चैनल पे, और वहीं मैं देख रहा था। योगी आदित्यनाथ जी लाइव आए लखनऊ में, आज किसी एक प्राइवेट हॉस्पिटल का उद्घाटन कर रहे थे, बड़ा अस्पताल है। स्वास्थ्य मंत्री यानी उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक मंच से नदारद। आप बताओ कैसे स्वास्थ्य मंत्री है कि स्वास्थ्य का अस्पताल का उद्घाटन और मुख्यमंत्री जी मंच से, मुख्यमंत्री नहीं। तो ये जो आपस में जिस वजह से कार्य प्रभावित हो रहा है उत्तर प्रदेश का, ये महत्वपूर्ण है। इसी पे हम सवाल उठाते हैं, ठीक है, चिढ़ जाते हैं। पता नहीं क्यों चिढ़ते हैं भाई, सत्ता चलाओ ना, जनता ने आपको बहुमत दिया, ठीक है, हारो जी तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन जनता के काम नहीं रुकने। बिल्कुल, और जनता देख भी रही है, समझ भी रही है। चलिए, समय का अभाव है मेरे पास। कृष्ण मोहन पांडे जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। मनोज यादव जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया इस डिबेट का हिस्सा बनने के लिए। तो चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे तमाम खबरों की ताबड़तोड़ अंदाज में। लखनऊ में महिला की आत्मदाह का प्रयास का मामला सामने आया। एक व्यक्ति पर एफआईआर दर्ज कर पुलिस ने गिरफ्तार किया। महिला को आत्मदाह के लिए उकसाने का आरोप लगा है। लखनऊ में बारिश के चलते रेलवे में दिखी अव्यवस्थाएं। पूर्वोत्तर रेलवे के ऐशबाग जंक्शन में छत से टपकने लगा पानी। अनाउंसमेंट की मशीन भी खराब हो गई। फतेहपुर में नदी के पुल में स्टंट करता मिला युवक। रील बनाने का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। वीडियो के आधार पर पुलिस मामले की जांच में जुटी। लखनऊ में इंडिया अलायंस और बांग्लादेश को लेकर पोस्टर वॉर। बांग्लादेश में हिंदुओं के नरसंहार पर विपक्ष का यह निशाना। बीजेपी हिंदू ने लगाए पोस्टर। इटावा में महिलाओं ने किया प्रदर्शन। शराब ठेका हटाने के लिए किया यह विरोध। एक दिल थाना क्षेत्र का मामला। मथुरा में दबंगों ने जबरन जमीन पर किया कब्जा। विरोध करने पर जमकर मारपीट। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। आजमगढ़ में प्रधान पर लगे हैं पहले से बने नाले और आरसीसी रोड को तोड़ने के आरोप। ग्रामीणों ने डीएम को सौंपा ज्ञापन। लगाई न्याय की गुहार। गाजीपुर में 2.5 साल की मासूम के साथ दुष्कर्म का मामला सामने आया। मामले में सपा छात्र सभा के लोगों ने डीएम कार्यालय पर किया प्रदर्शन। छात्र सभा जिलाध्यक्ष से डीएम को सौंपा ज्ञापन। आगरा में आयुर्वेदिक दवाओं की दुकान में लगी है भीषण आग। इलाके में हड़कंप मच गया। मौके पर पहुंची है फायर ब्रिगेड की गाड़ी। बमुश्किल आग को कंट्रोल किया। रायबरेली में अज्ञात वाहन ने बाइक सवार को टक्कर मार दी है। हादसे में बाप बेटा गंभीर रूप से घायल। दोनों को अस्पताल में भर्ती करना पड़ा। अलीगढ़ में तेज रफ्तार ट्रक ने राह चलती गर्भवती महिला को कुचल दिया। मौके पर ही दर्दनाक मौत। स्थानीय लोगों ने जाम लगाकर हंगामा किया। संत कबीर नगर के हाईटेक ग्राम पंचायत में हुआ वृक्षारोपण कार्यक्रम में स्कूली बच्चों और ग्रामीण रहे मौजूद। पेड़ लगाने का संदेश दिया गया। अलीगढ़ में बारिश के कारण छत से गिरा है छत का लेंटर गिर गया। मलबे में दबकर मासूम बच्ची की मौत की खबर। 5 लोग घायल। अलीगढ़ में पैसे के लेन देन को लेकर विवाद हुआ। दबंगों ने गर्भवती महिला और उसकी मां के साथ जमकर मारपीट की है। महिला की बिगड़ी तबीयत। डॉक्टरों ने गर्भपात कर बचाई महिला की जान।
अलीगढ़ में ई रिक्शा चालक के साथ दबंगों ने मारपीट की है। लूटपाट के विरोध में मारपीट का आरोप, पीड़ित को पहुंचाया गया अस्पताल। लखनऊ के एक कैफे में खाने के पैसे मांगने पर गुंडई का मामला, गुंडों ने वेटर और कैशियर को जमकर पीटा, सीसीटीवी से सामने आया फुटेज। कुशीनगर में ट्रेन की चपेट में आए बुजुर्ग की मौत, सूचना पर पहुंची है पुलिस, जांच में जुटी। आगरा में दबंगों ने युवक को लाठी डंडों से जमकर पीटा, पिटाई का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। शराब की दुकान में नौकरी करता था युवक। सहारनपुर में बैंक कर्मी का मिला शव, एचडीएफसी बैंक में था कार्यरत, शव मिले हैं मारपीट के निशान। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। नोएडा में जाम लगने की समस्या आए दिन लोगों को परेशान करती है। ऐसे में अगर बारिश हो जाए तो सड़कों पर पानी ही पानी नजर आता है, जिसके चलते लोगों को अपनी गाड़ियां निकालना भी मुश्किल हो गया और इसकी वजह से घंटों लंबा जाम सड़कों पर देखने को मिलता है। और इसी कड़ी में ट्रैफिक डीसीपी ने लोगों से अपील भी की है। हाँ, ये हम लोगों ने देखा है कि अक्सर ऐसी स्थिति उत्पन्न हो जाती है जिसमें ट्रैफिक पुलिस और हमारी जनमानस दोनों समस्या में आ जाते हैं। इसको देखते हुए हम लोगों ने लास्ट बारिश के टाइम पे पूरा सर्च किया है, पूरे नोएडा और ग्रेटर नोएडा को सर्च किया है, तो बहुत सारे इसमें पॉइंट्स निकल के आए हैं, जिसमें 54 प्लेसेस को हम लोगों ने आइडेंटिफाई किया है जो अंडरपास है या लोकेलिटी है ऐसी या रोड है जहां पे वाटर लॉगिंग की समस्या हो जाती है हैवी रेन के टाइम में। और वही मेन एरियाज हैं हमारे एंट्री पॉइंट और एग्जिट पॉइंट पे जहां पे हमारा ब्लॉकेज शुरू हो जाता है और जो हमारा पूरे ट्रैफिक को जाम करने की स्थिति में आ जाता है। हमें जब भी डायवर्जन करना होता है ऐसी स्थिति में दूसरे रूट पे हम ट्रैफिक को ले जाते हैं तो वहां पे ओवर क्राउडेड हो जाता है, ट्रैफिक का ओवरलैप हो जाता है, जिससे 2 लेन पे 6 लेन की ट्रैफिक डाइवर्ट होती है और वो ओवर क्राउडेड हो जाता है, जिससे कि वो आम आदमी असुविधा में आ जाता है। इसी को देखते हुए बहुत सारी समस्याएं जो धीरे धीरे प्रकाश में आई हैं उसका एक एक करके निराकरण कर रहे हैं। बहुत सारे ऐसे बॉटल नेक से चिन्हित किए गए हैं जहां पे 6 लेन की ट्रैफिक 1 लेन में कन्वर्ट होती है 1 से 1.5 किलोमीटर के बीच में। इसको भी हम लोग उसको आइडेंटिफाई किए हैं। तो फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही, लेकिन तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए जनता टीवी के साथ। नमस्कार।